बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इन्फ्लेमेशन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। हमने 30 तक एमसीक्यू को कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम 31 से लेकर कोशिश करेंगे 70-80 तक जाए और स्पीड से चलेंगे। तो आपने क्या करना है, स्पीड से ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी शेयर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर क्या कहानी बयान की गई है, इसमें यह कहा गया है कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से प्लूरल फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो रही है। टाइम की कमी है जिसकी वजह से मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन आराम से देखभाल के पढ़िएगा। तो प्लूरल फ्लूइड की एक्युमुलेशन के अंदर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन या रिट्रैक्शन। पहला सबसे प्राइमरीली जो प्रोसेस होता है वो वेसोडाइलेशन होती है, लेकिन इसके बाद एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन या रिट्रैक्शन भी आ जाती है। इसके बाद द मेजर रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन D2 E2 E2 D2 E2 और F2 इनका क्या रोल होता है इन्फ्लेमेशन के अंदर। तो ये जो होते हैं E2 D2 F2 I2 E1 ये वेसोडाइलेटर होते हैं, वेसोडाइलेशन करवाते हैं। और वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है, वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है कि फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है। लेकिन यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन लिखा हुआ जो कि गलत है। इसका सही जवाब क्या है, वेसोडाइलेशन है। जबकि वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 ल्यूकोट्राइन C4 D4 E4। वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाने वाले ल्यूकोट्राइन C4 D4 E4 ही होती है, जिनको स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा कीमोटैक्सिस और ल्यूकोट्राइन की ल्यूकोसाइट की एडहियन करवाने के लिए ल्यूकोट्राइन B4 और इसके अलावा HETE भी होता है। ठीक हो गया। इसके बाद है एक्सोजीनस पायरोजीन्स या पायरोजेंस होते हैं। ये क्या करते हैं साइटोकाइन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोकाइन इन द इवेंचुअल प्रोडक्शन ऑफ फीवर। कि जो फीवर होता है, फीवर असल में क्या इन्फ्लेमेशन का सिस्टमिक साइन है। तो फीवर में होता ये है कि जो हमारे इंटरल्यूकिन 1 होते हैं और इंटरमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होते, करते क्या है, ये क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन किसकी सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। फिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को बढ़ा देता है। ठीक हो गया। और हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट हायर टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो बॉडी ऐसे मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देती है जो हीट को कंजर्व करते हैं और हीट के लॉस को मिनिमाइज कर देते हैं। इसी तरह अगर हम एनसेड यूज करेंगे एस्पिरिन वगैरह, तो एस्पिरिन क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। दैट इज वाई एस्पिरिन इज एंटीपायरेटिक। तो क्या मैकेनिज्म होता है इनका, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ठीक है। तो ये क्या है, एक्सोजीनस पायरोजीन्स। जो पायरोजीन्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो फीवर को इंड्यूस करते हैं उनको पायरोजीन्स बोलते हैं। पायरोजेंस मैं सिंपल बोलूंगा। जो पायरोजेंस दो तरह के होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। जो एक्सोजीनस होते हैं बैक्टीरिया के लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और एंडोजीनस क्या होते हैं, हमारे इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। तो एक्सोजीनस के अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, जबकि हमारी बॉडी के एंडोजीनस के अंदर आ जाते हैं इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के अंदर जो एपिथेलियोइड सेल होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस से ही डिराइव होते हैं। और ग्रैनुलोमा इन्फ्लेमेशन के बारे में चंद बातें बता दूं क्योंकि ये यूनिक टॉपिक आ गया है। तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन असल में क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एक प्रोलॉन्ग होस्ट रिस्पॉन्स होता है किसी परसिस्टेंट सीवियर स्टिमुलाई के अगेंस्ट। अब होता क्या है, अब ऐसे माइक्रोब्स जो एलिमिनेशन को रेजिस्ट करते हैं या ऑटो इम्यून या फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक हो गया, इनकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का स्टिमुलस क्या होते हैं, एक्यूट के स्टिमुलस तो आपको मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के स्टिमुलस क्या होते हैं, सबसे पहला स्टिमुलस आपको या कॉजेस के इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरिया का, वायरस का, फंजाई का, पैरासाइट का। दूसरा क्या होता है, टिश्यू की नेक्रोसिस होती है। तीसरा फॉरेन बॉडीज। चौथा इम्यून रिएक्शंस होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। ठीक हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये एक्यूट किया। जबकि क्रॉनिक का क्या स्टिमुलस होता है, क्रॉनिक के अंदर आपको मैं पहले निकाल लूँ यहाँ से। तो क्रॉनिक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, जिस तरह टीबी का इन्फेक्शन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या टॉक्सिक एजेंट, इनके अगेंस्ट भी क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन चलती होती है। अब क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है क्या है कि अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप पे देखो तो जो ग्रैनुलोमा बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाती है तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इनकी सेल बाउंड्री को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टी एपिथेलियल सेल की है। एपिथेलियल सेल के दो एपिथेलियल सेल के दरमियान जो सेल बाउंड्री होती है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उनका साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा बेंडेंट पिंक ग्रैनुलर होता है। ठीक है, तो उनको एपिथेलियोइड सेल बोलते हैं। फिर इन्हीं एपिथेलियोइड सेल को सराउंड करने वाले लिम्फोसाइट का कॉलर होता है। इसके अलावा कुछ ओल्डर ग्रैनुलोमा होते हैं, उनको मजीद सराउंड करने वाला फाइब्रोब्लास्ट और कनेक्टिव टिश्यू होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल भी आपको देखने को मिलते हैं, इनको लैंगरहैन या लैंगहैन सेल बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये कैसे बनते हैं कि मल्टीपल मैक्रोफेजेस मिलकर
लैंगहैन सेल बना लेते हैं। ठीक हो गया। स्पेसिफिकली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट ग्रैनुलोमा बनता है, तो यहाँ पर हाइपोक्सिया और फ्री रेडिकल की वजह से आपको सेंट्रल एरिया के अंदर कैशियस नेक्रोसिस देखने को मिलती है। कैशियस नेक्रोसिस क्यों का, क्योंकि इसको आपको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ग्रैनुलर चीजी अपीयरेंस देखने को मिलती है। ठीक हो गया। अमॉर्फस, स्ट्रक्चरलेस, इओजिनोफिलिक ग्रैनुलर डेब्रिस देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। ओके। और ये कंपेयर करते हैं कोआगुलेटिव। कोआगुलेटिव के अंदर सेल की जो बाउंड्रीज होती है, आउटलाइन वो प्रिजर्व होती है, लेकिन कैशियस के अंदर अमॉर्फस होती है, स्ट्रक्चरलेस, कोई सेल की जो बाउंड्रीज या आउटलाइन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ग्रैनुलोमा बनता है क्रोन डिजीज के अंदर, सार्कोइडोसिस के अंदर, फॉरेन बॉडी रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर सेंट्रल एरिया के अंदर कैशियस नेक्रोसिस नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस होता है। और आपको एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है कि वो कौन सी 6 डिजीज है जिनमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन चलेगी। तो पहले 2 माइकोबैक्टीरियम की, तीसरा साइफिलस ट्रिपोनिपा पैलिडम की, कैट स्क्रैच डिजीज है, सार्कोइडोसिस है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जिसके अंदर क्रोन डिजीज आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के बाद हम चलते हैं इन अ फेयर स्किन इंडिविजुअल जो कि यूवी लाइट से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसको सनबर्न हो गया, सनबर्न की वजह से रेडनेस और स्वेलिंग हो गया। ठीक है। तो वो कहते हैं कि कौन सा वेस्कुलर फिनोमिना ऑपरेट कर रहा है इसमें। ठीक है। अब कौन सा वेस्कुलर फिनोमिना ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर अब ये देखो, अब रेडनेस होगी और स्वेलिंग होगी। पहले हम ये देखते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में रेडनेस और स्वेलिंग किसकी वजह से होती है। पहले हम यहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन को देख लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले बात कि जो टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है वेजोडाइलेशन की वजह से, परमिएबिलिटी की वजह से, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है जिसको एडिमा बोलते हैं। उसी की वजह से रेडनेस, वार्मथ हो जाती है। ठीक हो गया। वार्मथ वगैरह। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सा फिनोमिना। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। पहला इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज, दूसरा डिलेड प्रोलॉन्ग्ड फेज है। तो ये वन इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है, लेकिन जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी होती है ये थोड़ा सा क्या होती है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है। डिलेड प्रोलॉन्ग फेज हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस एमसीक्यू के बारे में मेरी पूरी श्योरिटी नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज भी हो सकता है, तो हम पहले हम इसको यहाँ से कवर कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वैसे कोई ऐसी चीज़ लिखी भी नहीं है, लेकिन आई थिंक ये जो होगा ये ट्रांजिएंट फेज ये बनता है, डिलेड फेज नहीं बनता। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डिलेड होती है। 36 एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। बायोप्सी टेकन फ्रॉम द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर आपको कौन सी सेल देखने को मिलती है। दोबारा से गलती की है, न्यूट्रोफिल होती है ना कि मोनोसाइट होते हैं। ठीक है। ओके। अगर तीसरा दिन आ गया है, सॉरी अगर तीसरा दिन आ चुका है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो वह एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तब आपको मोनोसाइट देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूट्रोफिल आपको शुरू वाले दिनों में देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने गौर से एमसीक्यू को सॉल्व करना है। इसके बाद 37 एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। 37 के अंदर लिखा हुआ है कि हिस्ट्री है पायोजेनिक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया की, और यहाँ पर आपको न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर क्या देखा गया कि न्यूट्रोफिल रोलिंग नहीं कर पा रही। तो रोलिंग किसका फंक्शन होता है, सिलेक्टिन का, जबकि कीमोकाइन का फंक्शन इंटेग्रिन की एक्टिवेशन। इंटेग्रिन का फंक्शन क्या है, स्टेबल एडिशन, और CD31 का फंक्शन है प्लेटलेट की, ल्यूकोसाइट की ट्रांसमाइग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ना, अब यहाँ पे कहते हैं कि जो मूवमेंट होती है ल्यूकोसाइट की वो कौन मीडिएट करता है, तो कौन मीडिएट करता है, कीमोकाइन। कीमोकाइन का दूसरा नाम क्या है, कीमो अट्रैक्टेंट साइटोकाइन भी बोलते हैं। ठीक है। कीमो अट्रैक्टेंट साइटोकाइन भी बोलते हैं। ठीक है। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ल्यूकोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होती है। फंक्शन क्या होता है इनका, कीमोटैक्सिस करवाना, ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन कराना, तो इनको हम कीमोकाइन कह सकते होते हैं। ठीक है। कीमोकाइन के बारे में चंद बातें आपको बता दूं, फिर हम आगे चलते हैं। अब कीमोकाइन क्या होते हैं, कीमोकाइन कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं, किसके लिए, ल्यूकोसाइट के लिए। तकरीबन 40 डिफरेंट कीमोकाइन और उनके 20 डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। अब कहते हैं कि इनके मेनली कहते हैं 4 मेजर ग्रुप हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोसिन रेसिड्यू, के साइटोसिन की अरेंजमेंट किया। अगर साइटोसिन इस तरह से अरेंज है कि इनके दरमियान में कोई और अमाइनो एसिड है, तो उसको बोले कि CXC कीमोकाइन। अगर 2 साइटोकाइन एक साथ 2 सिस्टीन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको बोलेंगे CC कीमोकाइन। या अगर एक सिस्टीन है, ठीक है, फर्स्ट, और ठीक है, ओके, तो उसको बोलेंगे C कीमोकाइन। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होगा, पहला और तीसरा यहाँ पे नहीं होगा, दूसरा वाला तो मौजूद होगा, तो उसको बोलेंगे C कीमोकाइन। और CX3 का क्या मतलब होगा, 3 अमाइनो एसिड हो गए 2 सिस्टीन के दरमियान, तो उसको बोलेंगे CX3। ठीक हो गया। आगे चलते हैं अब हम यहाँ पर पहले CX में क्या होगा, CX की एग्जांपल क्या, तो यहाँ पर इंटरल्यूकिन 8 है जिसको बोलते हैं CXCL8 भी बोलते हैं। ठीक है। और जबकि CC के अंदर कौन से आते हैं, इसके अंदर आते हैं कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन MCP। ठीक है। मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन MCP, CCL2 भी बोलते हैं। ईओटैक्सिन जिसको बोलते हैं CCL11, जबकि मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन MIP1 अल्फा CCL3 होते हैं। ठीक हो गया। C कीमोकाइन की एग्जांपल क्या होगी, लिम्फोटैक्टिन होती है, जबकि CX3 की क्या होती है, CX3CL1 होती है। तो इनके एग्जांपल को आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी मुश्किल सी है, टफ वगैरह एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, अब हम MCQ 39 पे आते हैं। 39 के अंदर मेनली जल्दी हम इसको करते हैं
कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा गया या लाइट माइक्रोस्कोप पे देखा गया कि जो न्यूट्रोफिल है वो फेगोसाइटोसिस तो कर पा रहे हैं, ठीक है, बट नॉट इन हिज सीरम, ठीक है। लेबॉर्ट्री के अंदर तो वो फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल सही तरह फेगोसाइटोसिस नहीं कर पा रहे हो। फेगोसाइटोसिस को इन्हांस करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइजेशन। और ऑप्सोनाइजेशन दो मैकेनिज्म से होती है, कॉम्प्लीमेंट से भी होती है और एंटीबॉडी से भी होती है। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं एक इसका मतलब क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन का। तो कहती है कि फेगोसाइटोसिस की एफिकेसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक हो गया। किस तरह से बढ़ती है? जब माइक्रोब्स कोट होते हैं किसके साथ? ऑप्सोनिन के साथ। और ऑप्सोनिन ठीक है, और इनके ऊपर क्या होता है? फेगोसाइट के ऊपर इन ऑप्सोनिन के हाई एफिनिटी रिसेप्टर है, ठीक है। अब होता है क्या है, मेजर ऑप्सोनिन कौन से हैं? IgG है और C3b है हमारा, और इसके अलावा कुछ प्लाज्मा लैक्टिन से होते हैं, मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन और कोलेक्टिन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे ऑप्सोनिन है। ये होते क्या है? अब ये करते क्या है? ये करते ये है कि ये फेगोसाइट की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, इनके साथ बाइंड कर लेते हैं और ये इनकी फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है, जिसको ऑप्सोनाइजेशन है। तो यहाँ पर ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से फेगोसाइट्स क्या कर रहे हैं? फेगोसाइटोसिस नहीं कर पा रहे। बाकी सारे ऑप्शन बन नहीं सकते, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन क्या करवाते हैं? आगे इनकी डिग्रेडेशन करवाते हैं या इनकी मूवमेंट करवाते हैं। इसके बाद है फीवर। फीवर किस वजह से होता है? इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा की वजह से होता है। 41 MCQ की तरफ आ जाते हैं। 41 MCQ कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रिलीज इनटू दिस फ्लूइड इज मोस्ट लाइकली टू स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करवाने वाला कौन सा होता है? तो आपको पता है इंटरफेरॉन गामा होता है जो मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करवाता है। तो आपको मैंने बताया था साइटोकाइंस वाली टेबल से बताया था। इसके अलावा जो इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को जो बढ़ा देता है वो होता है 12, ठीक है। इंटरल्यूकिन 12 होता है, जबकि इंटरल्यूकिन 17 एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के अंदर आ जाता है। 42 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक वुमेन थी जो कैट से एलर्जिक होती है, इसने गलती से कैट के डेंगर को इनहेल कर लिया, उसके खिलाफ क्या बन गई? इन्फ्लेमेशन या हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिस्पॉन्स आ गया। तो कौन सा क्या करवाता है? नेजल कंजेशन करवाता है। यानी ये एलर्जी की बात करें तो वो कौन सा सब्सटेंस है? वो है हिस्टामिन। हिस्टामिन सीजनल एलर्जी वगैरह और दूसरी टाइप की एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी इसकी वजह से होती है। अब इसके बाद है ईकेडारिन जीन डेफिशिएंसी। अब ये वाला रिलेटिवली इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर के स्कोप का नहीं है, तो हम इसको स्किप करेंगे 43 को। 44 की तरफ आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस ड्रग। कौन सी ड्रग होती है कि एक वुमेन ने क्या लिया? ल्यूकोसाइटोसिस, और इसने ड्रग लिया नेप्रोक्सिन लिया। नेप्रोक्सिन क्या होती है? ये नेप्रोक्सिन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, लेकिन ये रिवर्सेबल होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन कीमोटैक्सिस वगैरह। कीमोटैक्सिस कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन करवाते हैं? तो ये आपको मैंने पहले बताया था, दोबारा बता देता हूँ। कीमोटैक्सिस होती है ल्यूकोट्राइन B4 की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से नहीं होती। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से नहीं होती तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता। दूसरा माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कौन करवाता है? माइग्रेशन भी ल्यूकोट्राइन B4 और दूसरी चीज़ें करवाते हैं, कीमोटैक्टिक फैक्टर। लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है उन्होंने वेजोडाइलेशन करवानी होती है, तो ये वेजोडाइलेशन अफेक्टेड हो जाएगी। 45 MCQ के अंदर देख लेते हैं। 35 ईयर ओल्ड वुमेन टेक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन लिया है, ठीक है। तो एस्पिरिन ने पेन को खत्म कर दिया। किस तरह से? एस्पिरिन क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करके। अब हिस्टामिन का सोर्स क्या होता है? मास्ट सेल सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये हिस्टामिन होता है, ठीक है। इसके साथ बेजोफिल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, इनके पास भी हिस्टामिन होता है, ठीक है। और मास्ट सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करती है? मास्ट सेल्स हिस्टामिन के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करते हैं, ल्यूकोट्राइन प्रोड्यूस करते हैं, और मास्ट सेल्स साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इसके अलावा मास्ट सेल्स प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मास्ट सेल कीमोकाइन प्रोड्यूस नहीं करते, बाकी सब चीज़ें मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट और काइनिन तो प्लाज्मा में ही होती है, ठीक है। इसके बाद फॉलोइंग द इंजरी टू द ब्लड वेसल की इंजरी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन वंस अगेन हीमोडायनामिक वाले चैप्टर में है। सबसे पहले वेसल को इंजरी होती है तो वेसो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की बात नहीं बता रहा, हीमोस्टेसिस की बता रहा हूँ। 48 के अंदर क्या बताया हुआ है? 48 के अंदर बताया हुआ है कि वो कौन सा मीडिएटर है जो कि बेनिफिशियल होता है इस्कीमिक अटैक को मिनिमाइज करने के लिए। इस्कीमिया में क्या होता है? ब्लड फ्लो कम से कम होता है, हमने वेजोडाइलेशन करवानी है। वेजोडाइलेशन करवाने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, बाकी सारे के सारे वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ब्रेडिकाइनिन भी वेजोडाइलेटर है, लेकिन ब्रेडिकाइनिन के आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बाद चलती है कि 49 में क्या किया? बैक्टीरिया को इनॉकुलेट किया गया। देखा गया कि बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस कर लिया है, न्यूट्रोफिल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो कौन सा फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है? ऑप्सोनाइजेशन करवा देता है। तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, IgM और IgG दोनों होती है, ठीक है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ के अलावा C3b कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। C3b
कंपोनेंट होता है, लेकिन जो मेजर ऑप्सोनिन होती है वो IgG होती है। इसके अलावा C3 भी है, कोलेक्टिन्स होते हैं और मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन होती है, तो ये ऑप्सोनाइजेशन को बढ़ा देते हैं। 50 MCQ के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या प्रोटीन C एडमिनिस्टर की गई है तो वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है। इन्फ्लेमेशन को किस तरह से कम कर देती है, वो थ्रोम्बिन की सिंथेसिस को या थ्रोम्बिन की एक्टिवेशन को कम कर देती है। वंस अगेन ये MCQ हीमोस्टेसिस वाले से है, इन्फ्लेमेशन से नहीं है। अब सारे के सारे इन्फ्लेमेशन या एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर है, कौन सा इन्फ्लेमेशन का मीडिएटर नहीं है, एंजियोटेंसिन के अलावा बाकी सारे के सारे इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स हैं। आगे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर ऑफ जनरलाइज्ड सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, तो वो कौन सा होता है, इंटरल्यूकिन 1 होता है। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा भी बताना चाहिए था इनको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्फा नहीं लिखा, तो इंटरल्यूकिन 1 को सिलेक्ट करेंगे। सारे के सारे साइटोकाइन है सिवाय मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के, इंटरल्यूकिन 1, केमोकाइन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर सारे के सारे काम करता है सिवाय एक के। तो पहली बात कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर वेस्कुलर परमिएबिलिटी को कम नहीं करता बल्कि ये बढ़ा देता है। पहली बात, ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या है, एस्टर फॉस्फोलिपिड होता है। पहले ये पता चला था कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता है, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे फंक्शन भी करवा देता है। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट की एग्रीगेशन के अलावा वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराता है। वेजो कंस्ट्रक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और लो कंसंट्रेशन के अंदर ये वेजो डायलेशन और वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, ना कि कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बोथ एंटीबॉडी डिपेंडेंट एंड एंटी इंडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट पाथवे कन्वर्ज ऑन, तो वो C3 पर कन्वर्ज होते हैं वैसे। ओके, नेक्स्ट MCQ की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट MCQ के अंदर सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लिस्टर्स अपेयर हो गया फिंगर पैड्स पर। तो जो ब्लिस्टर्स होते हैं, बर्न्स होते हैं, किस इन्फ्लेमेशन के अंदर आते हैं, ये आ जाते हैं सीरस इन्फ्लेमेशन के अंदर। किसके अंदर आ जाते हैं, सीरस इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया, ओके। तो जो बर्न्स है, ब्लिस्टर्स है, ये सीरियस इन्फ्लेमेशन के अंदर। जबकि फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन के अंदर आपने कौन सी एग्जांपल को नोट करना है, फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन के अंदर जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है वो फिब्रिनस वैरायटी की होती है, ठीक है, फिब्रिनस वैरायटी की होती है। जबकि पुरुलेंट या सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है, ये किस कंडीशन के अंदर होती है, ये उस कंडीशन के अंदर होती है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है इस केस के अंदर। जबकि अल्सर किस केस के अंदर होते हैं, अल्सर हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है 57 MCQ के 20-year-old sexually active woman has a lower abdominal pain for the past 10 day। तो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री जो लग रही है वो पूरी हिस्ट्री शो कर रही है अपेंडिसाइटिस वगैरह को, इन्फ्लेमेशन को शो कर रही है, ठीक है। अब वो बता रही है कि मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर क्या नजर आएगा, ठीक है। अब इन्होंने ये पूरे पहले पढ़ लेते हैं। सिनेरियो WBC काउंट इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है, 75% सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, 6% बैंड्स है, 14% लिम्फोसाइट है। लेप्रोटमी परफॉर्म की गई है, तो उसके अंदर रेड एंड लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब है जो फटने वाली है और फिर उसको रिमूवल की गई है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें क्या चीज़ें नजर आएगी, ठीक हो गया। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर पहली बात कि आपको फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगी, नहीं लैंगरहैंस जाइंट सेल नहीं, ये दो चीज़ें होती है ना, ये दो चीज़ें शो करती है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, लेकिन यहाँ पे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन नहीं है। मोनोन्यूक्लियर लिम्फो इन्फिल्ट्रेट्स के भी बहुत कम या नया ना होने के बराबर, लेकिन जो ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस है ये आपको देखने को मिलती है। आई एम सॉरी, ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस, सॉरी फॉर इंटरप्शन में बाहर से वह कह रहा था। जो ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुपर इम्पोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रोफिल देखो, न्यूट्रोफिल बड़े हुए हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह था। इन्फेक्शन की वजह से क्या होती है, सुपर इम्पोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, डेथ होती है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस। जबकि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इस्कीमिया की वजह से हो सकती है। हाँ, ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस CNS में इस्कीमिया की वजह से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपने बताना है। 58 MCQ के अंदर क्या बताया हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर लीजन है, 1 महीने के बाद क्या नजर आएगा आपका पैथोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर, ठीक है। 1 महीना गुजर चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर लीजन है, तो 1 महीने के बाद तो क्या हो सकती है, रिपेयर वगैरह हो सकता है, तो यहाँ पर कंप्लीट रेजोल्यूशन देखने को मिल सकती होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, रोल ऑफ ब्रेडिकाइनेट। तो ब्रेडिकाइनेट का क्या रोल होता है, वेजोडाइलेटर है, ठीक है, और वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पायरोजेनिक साइटोकाइन है, तो वो कौन सा नहीं होता, तो इंटरल्यूकिन 18 नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा भी हो सकता है। इसके बाद आर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एंजियोन्यूरोटिक एडिमा एक्सेप्ट। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये इम्यूनिटी से डिराइव्ड हुआ हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं बताऊंगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट इज एक्टिवेटेड, तो कौन सा होता है, C3 कॉमन पाथवे के अंदर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, तो कौन सा नहीं होता, माइलोपेरोक्सिडेज एंजाइम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर नहीं होता। इसके बाद नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाती है सिस्टेमिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज के अंदर। अब नेफ्रोकैल्सिनोसिस है, नेफ्रो कैल्शियम की डेपोजिशन है नेफ्रो किडनी के अंदर, तो किसकी वजह से हो सकती है, ये MCQ भी वैसे ये स्पेशल पैथोलॉजी से कवर होता है, तो उसको यहाँ पे नहीं बताता।
होता है। ब्रेडिकाइनिन किसके लिए होता है? ब्रेडिकाइनिन ने पेन भी कराना है, वेसोडाइलेशन भी करानी है, ठीक है, और इसके साथ वेस्कुलर परमिएबिलिटी को भी बढ़ाना है, ठीक हो गया। तो ये ABD। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाइडल एजेंट इज, कौन सा बैक्टीरियाइडल एजेंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाइडल एजेंट है, आपको बताया था, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वाला मैकेनिज्म था। ब्रेडिकाइनिन क्या करवाता है? ब्रेडिकाइनिन क्या करता है? पेन भी कराता है, वेसोडाइलेशन भी कराता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाता भी है। लुईस ट्रिपल रिस्पॉन्स हिस्टामिन की वजह से होता है। वो कौन सा फैक्टर है जो कॉमन होता है? तो वो C3 वाला पाथ, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा फाइनल कॉमन टर्मिनल, तो फाइनल जो होता है वो C5 होता है, लेकिन वैसे C3 दोनों में कॉमन था। आगे लिखा हुआ है टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द केमिकल मीडिएटर लिपोक्सिन्स बिलोंग्स। तो लिपोक्सिन्स किसके अंदर आते हैं? एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट के अंदर। अब एंटीबॉडी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट पाथवे C3 के ऊपर कन्वर्ज होता है, CC बीटा कीमोकाइन के अंदर कौन सी एग्जाम्पल आती है? तो इसके अंदर आपको मैंने बताया था, इसके अंदर एग्जाम्पल थी ईओटैक्सिन वाली। ईओटैक्सिन का दूसरा नाम क्या है? ईओटैक्सिन का दूसरा नाम है CCl11, 11 और E से 11, ठीक है, तो ईओटैक्सिन है तो E411 आ जाएगा, ठीक है। जबकि MCP1 क्या होता है? CCl2 होता है, जबकि CCl3 होता है MIP, तो MCP1 और MIP3 होता है। आगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन एक्सेप्ट माइलोपेरोक्सीडेज। नहीं होता इंटरल्यूकिन जो मैक्रोफेज सिक्रिएट करते हैं, जो कि लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करवाते हैं, तो वो इंटरल्यूकिन 1 है। तो आपको दोबारा सारे इंटरल्यूकिन का फंक्शन बता देता हूँ। जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, कीमोकाइन, ये सारे के सारे मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ इंटरल्यूकिन 17 ये प्रोड्यूस करता है टी लिम्फोसाइट, ठीक हो गया। ये एक्यूट के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक हो गया। तो ये जो इंटरल्यूकिन जो लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करवाते हैं, ठीक है, इनकी सिक्रीशन वगैरह करवाते हैं, इनकी एक्टिवेशन करवाते हैं, तो वो होता है इंटरल्यूकिन 1 होता है। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, वैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इंटरल्यूकिन 1 को सिलेक्ट किया, तो हम इंटरल्यूकिन 1 को ही सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इंटरल्यूकिन 1 सिलेक्टिवली ल्यूकोसाइट को स्टिमुलेट करवाता है। इसके बाद साइटोकाइन होते हैं, आर सेक्रेटेड इन सेप्सिस। साइटोकाइन कौन प्रोड्यूस करता है? साइटोकाइन जो सेप्सिस में प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल तो साइटोकाइन पर भी प्रोड्यूस करेगी नहीं, एड्रिनल ग्लैंड ये भी कभी प्रोड्यूस नहीं करेगा। साइटोकाइन नॉर्मली प्रोड्यूस होती है मैक्रोफेजेस, लेकिन मैक्रोफेजेस के अलावा और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं? हमने कहा था कि सिर्फ कीमोकाइन होते हैं, वो मास्ट सेल्स प्रोड्यूस नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं मास्ट सेल्स। तो जो कीमोकाइन होते हैं, कीमोकाइन ल्यूकोसाइड और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे साइटोकाइन की बात करा तो साइटोकाइन मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल, मास्ट सेल, लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट लिखा हुआ है तो प्लेटलेट को सिलेक्ट कर ही लेते हैं। हिस्टामिन क्या करवाता है? हिस्टामिन वेसोडाइलेशन करवाता है। अब वो कौन सा होता है? जो सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के अंदर मौजूद होता है, न्यूट्रोफिल के सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के अंदर। अब ये वाला MCQ 1 अगेन इम्यूनो से डिराइव्ड है, लेकिन आप रट्टा मान लेना लैक्टोफिलिन वगैरह सारे के सारे न्यूट्रोफिल के मीडिएटर्स होते हैं, एक्सेप्ट अब ये सारे के सारे तीनों की तीनों मीडिएटर्स होते हैं, तो कोई भी नहीं है। वंस अगेन ये MCQ भी वैसे इम्यूनो से डिराइव्ड है, लेमिन से कवर होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चरल देखा जाए तो एंडोथेलियल सेल के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती है। अब ये वाला MCQ भी यहाँ से कवर नहीं होता, तो ये MCQ ऐसे आ रही है जो किसी काम के नहीं है। पार्शियल टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये वाला भी इसमें नहीं आता, ये वाला आता है हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। 81 में ब्लीडिंग टाइम एसेसिस, ये सारे इन्फ्लेमेशन के MCQ के बजाय कुछ और MCQ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बाकी वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक 83 से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।